नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर में आपका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं। आज ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये 11th क्लास से शुरू हो जाता है, 11th क्लास में भी है और लास्ट तक चलता रहता है। नेट में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। लिबर्टी शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ देखें स्वतंत्रता का, तो लिबर्टी शब्द बना है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से, लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किसका अभाव? बंधनों का अभाव, यानी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। शाब्दिक दृष्टि से लैटिन भाषा का जो शब्द है लिबर शब्द, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना ही क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता की हम परिभाषाओं की बात करें तो इसमें जो मुख्य रूप से परिभाषा काफ़ी टाइम पूछी भी गई है, हॉब्स की परिभाषाएं दे रखी हैं। प्रतिबंधों का अभाव। किसका अभाव? प्रतिबंधों का अभाव। दूसरी है विरोध की अनुपस्थिति। और तीसरी है कानून की चुप्पी। कानून की चुप्पी, ये तीन परिभाषाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं हॉब्स के द्वारा। थॉमस हॉब्स के द्वारा ये परिभाषाएं दी हुई है। इनके द्वारा बताया गया प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके। किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना ही क्या कहलाता है? स्वतंत्रता कहलाता है। विरोध की अनुपस्थिति। विरोध की अनुपस्थिति का मतलब है जब व्यक्ति अपना कार्य करता है तो उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार के आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए कि आप अमुक जाति से, अमुक धर्म से, इस वजह से ये कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होना ही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। एक है कानून की चुप्पी के रूप में। कानून की चुप्पी का मतलब होता है शासक, जब जो भी सरकार होती है वो तरह तरह के कानून बनाते हैं। जितने ज़्यादा कानून बनेंगे स्वतंत्रता उतनी ही कम होती जाएगी, यानी कानून जितने ज़्यादा बनते हैं, कानून स्वतंत्रता को रोकने के लिए ही बनते हैं। जैसे यदि हम कोई सड़क पर व्हीकल चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो उसके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध, जैसे सीट बेल्ट लगा के चलना, मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं करना, रोड के बाईं तरफ चलना, ये काफ़ी तरह के प्रतिबंध है। अब इन प्रतिबंधों की वजह से व्यक्ति जो चाहता है कि मैं तो ऐसे हवा में उड़ाते हुए ही गाड़ी को चलाऊं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। इस प्रकार से कई एक तरह के उदाहरण और भी दे सकते हैं। किसी प्रकार का प्रतिबंध है, जैसे कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति विवेकशील है, वो अपना हित किस में है वो अच्छी तरह से जानता है। तो यदि उसके ऊपर कानूनों के द्वारा प्रतिबंधित कर दोगे तो उसका हित, यानी वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। तो कानून जितने कम बनेंगे स्वतंत्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये कथन किसका है? थॉमस हॉब्स के द्वारा। ये काफ़ी टाइम पूछा भी गया, नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रतिबंधों का अभाव होना स्वतंत्रता होती है, विरोध की अनुपस्थिति होना ही स्वतंत्रता होती है, और एक होता है कानून की चुप्पी के रूप में कि यदि कानून जितना कम बोलेगा स्वतंत्रता व्यक्ति के पास में उतनी ही ज्यादा होगी। एक सीले महोदय के द्वारा परिभाषा दे रखी है इनकी, अति शासन का विलोम। अति शासन का विलोम ही स्वतंत्रता है। सीले का क्या कहना है? अति शासन का विलोम ही क्या है? स्वतंत्रता है। अति शासन, शासन होना जरूरी है, यानी गवर्नमेंट होना जरूरी है, ताकि कोई जो अव्यवस्था फैले समाज में, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, तो उस टाइम व्यक्ति का जो हित करने में, व्यक्ति की रक्षा करने में शासक कार्य शासक उसमें
हेल्प करता है व्यक्ति की। लेकिन जब शासन अति का मतलब अत्यधिक, अतिक होता है मति, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। यानी ज़्यादा शासन अच्छा नहीं है कि हर चीज तरह के ऊपर प्रतिबंध लगाते रहें। शासन जितना ज़्यादा होगा स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी। तो यानी अति शासन का विलोम, अति शासन जहाँ होगा वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होगी, अति शासन नहीं होगा तो स्वतंत्रता होगी। शासन होने से स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शासन ज़्यादा प्रतिबंध लगाएं, जैसे कौन सी ड्रेस पहनेंगे, किस प्रकार के कपड़े पहने जाएंगे, इस प्रकार की यदि कोई शासक भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दें तो उसके जो पहनने की स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रतिबंध होता है और वो स्वतंत्रता उसकी कम होती है। तो सीले के द्वारा कहा गया कि अतिशासन का विलोम ही क्या है, स्वतंत्रता कहलाती है। एक परिभाषा लोक के द्वारा दी गई है। लोक बोलते हैं जहां विधि नहीं है वहां पर स्वतंत्रता नहीं है, जहां कानून नहीं है, कानून नहीं यानी विधि नहीं है, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी इसमें लिखा गया है स्वतंत्रता जहां विधि ज्यादा बनने पर कम होती है, यानी कानून यदि ज्यादा बनते हैं तब तो स्वतंत्रता कम होती है। लेकिन लोग बोलते हैं कि यदि कानून ही नहीं होंगे तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। यानी कानूनों का बैलेंस होना जरूरी है, कानून ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और ऐसा नहीं कि कोई कानून नहीं है। यदि कोई कानून नहीं होगा तब तो मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाला सिस्टम बन जाएगा। तो कानून होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून बिल्कुल ही ना हो, कानून हो लेकिन कानून कम हो, ये बोलते हैं सीली के द्वारा। और लोग महोदय बोलते हैं कि कानून होना भी चाहिए, यानी विधि होनी भी जरूरी है। एक है डी मैकेंजी का कथन, उनके द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा कहा गया है कि तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए। प्रतिबंध किस प्रकार के होने चाहिए? अतार्किक के स्थान पर, अतार्किक के स्थान पर प्रतिबंध किस प्रकार के होने चाहिए? तार्किक प्रतिबंध। यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रतिबंध हो ही नहीं व्यक्ति पर। यदि प्रतिबंध नहीं होगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाएगा। मैकेंजी का कहना है कि स्वतंत्रता तभी होगी जब प्रतिबंध कैसे हो? तार्किक हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसके ऊपर जैसे खाना खाने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार भोजन की स्वतंत्रता रहती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पे ये तंबाकू वगैरह खाता है तो इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं तार्किक प्रतिबंध। तार्किक प्रतिबंध का मतलब होता है उस प्रतिबंध का एक तर्क होना चाहिए। यदि सार्वजनिक जगह पर वो तंबाकू वगैरह खा के थूकेगा तो अन्य व्यक्तियों को उससे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो यानी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके खाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन वो तार्किक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सार्वजनिक जगह पर तंबाकू खाना वर्जित है तो वहां पर किसी साधारण भोजन करना भी मना है। साधारण भोजन के लिए कोई मना नहीं होता है, तंबाकू वगैरह खाने की प्रतिबंध होता है। यह कथन है डी मैकेंजी के द्वारा। यह हो गई कुछ परिभाषाएं। अब अगली बात आती है कि स्वतंत्रता के मुख्य रूप से कौन कौन से आयाम होते हैं, उनकी हम बात करें। जैसे सबसे पहले बात करें नागरिक स्वतंत्रता की। कौन सी स्वतंत्रता की? नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता कौन सी होती है? नागरिक होने के लिए नागरिक के रूप में व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? विचार और नागरिक के रूप में कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार किस रूप में प्रकट करना चाहता है। एक तो होता है विचार आइडिया, अपने दिमाग में कोई आइडिया आया है कि जैसे हम बात करें कि भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। अब
उस विचार को व्यक्त कैसे करें। हो सकता है हम भाषण के माध्यम से व्यक्त करें, हो सकता है हम किसी बुक के माध्यम से यानी किताब छापकर, पुस्तक छापकर अपने विचार व्यक्त करें। तो एक तो होता है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उसको अभिव्यक्त किस प्रकार से किया जाए इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और किस रूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्त स्वतंत्रता कैसे, जैसे नाटक के माध्यम से, कोई व्यक्ति नाटक के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकता है, या फिल्म बनाकर, क्या बनाकर, फिल्म बनाकर भी व्यक्ति विचार व्यक्त कर सकता है। फिल्मों में भी अपने विचार ही होते हैं, डायरेक्टरों के और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके अपने विचारों के आधार पर ही फिल्म बनती है। उपन्यास के आधार पर, उपन्यास के रूप में लिख सकता है वो, या फिर कोई पुस्तक प्रिंट कर सकता है, पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर सकता है। इस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को विचार अपने आप में मौलिक हो सकते हैं, हो सकता है वो समाज के हित में हो। दूसरा होता है जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा यानी व्यक्ति को कोई जीवन उसका समाप्त न कर दे, ये नागरिक के रूप में उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से आते हैं विचार अभिव्यक्ति की, व्यक्ति के जीवन की रक्षा। इस प्रकार के जो ये स्वतंत्रताएं होती हैं वो कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं, नागरिक स्वतंत्रताएं होती है। अगली स्वतंत्रता की हम बात करें, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता में मुख्य रूप से तो एक तो आता है मतदान। व्यक्ति को वोट डालने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतदान की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर प्रतिबंध इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि आपको अमुक व्यक्ति को वोट देना है, वो जो चाहे उसको अपना शासक चुन सकता है, यानी शासक चुनने की स्वतंत्रता। शासक न बोले तो इसको बोल सकते हैं प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता, प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता। यह मतदान की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत जो आजकल ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दे रखा है, वो है कि हो सकता है व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि जो दिए हुए हैं उनमें से किसी को चुने, हो सकता है कोई सा भी उनको पसंद नहीं आए, तो उसके लिए नोटा का एक अलग से बटन दिया कि उपयुक्त में से मेरे को कोई सा भी व्यक्ति पसंद नहीं है। यह होता है मतदान की स्वतंत्रता। उसके बाद में होता है सहभागिता की, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक भागीदारी। यानी व्यक्ति को यही अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो वोट ही डाले, अपना शासक ही चुने, अपना प्रतिनिधि ही चुने। व्यक्ति को यह अधिकार भी होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो शासक बनने की कैपेसिटी भी रखता है। यानी एमएलए और एमपी चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है, एमएलए और एमपी बनने की भी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। यानी व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुनता ही नहीं है, जनता का प्रतिनिधि बन भी सकता है। एक होती है आलोचना की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता, आलोचना करने की, यानी सरकार की आलोचना व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, यह व्यक्ति की आलोचना करने की स्वतंत्रता कहलाती है। इस प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर मतदान की स्वतंत्रता आती है, यानी शासक यानी अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता। दूसरा होती है खुद प्रतिनिधि बनने की स्वतंत्रता, यानी शासन कार्यों में भागीदारी करने की, यानी सरपंच का चुनाव लड़ने की, एमएलए का चुनाव लड़ने की, एमपी का चुनाव लड़ने की, ये सारी स्वतंत्रताएं होती हैं। दूसरा है शासक की आलोचना की भी उसके पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शासक बन गया तब उसकी कोई आलोचना नहीं की जा सकती। यदि ऐसा नहीं है तो राजनीतिक आलोचना स्वतंत्रता के अंतर्गत बाधा माना जाएगा। अगला, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता में क्या आता है, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है वो है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता किस प्रकार से, समाज के अंदर व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर,
यानी व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्वतंत्रता वही स्वतंत्रता होती है कि व्यक्ति के ऊपर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगा जाए। किसी प्रकार का मतलब तार्किक प्रतिबंध ही लगाए जाए। लेकिन हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंध होते हैं वो सारे लागू होते हैं। धर्म के आधार पर भी प्रतिबंध होते हैं, यानी कौन व्यक्ति क्या खाएगा, यानी भोजन का भी, कौन सा भोजन कर सकता है, कौन सा भोजन नहीं किया जा सकता, यह समाज के द्वारा प्रतिबंधित रहता है। क्या खाएंगे, किसके साथ खाएंगे, यानी जातियों के आधार पे, और लिंग के आधार पे, यानी शादी करना है तो वो भी कौन सी जाति में करना है, कौन से धर्म में करना है, ये सारे समाज के द्वारा प्रतिबंध पहले से ही लगाए हुए रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिबंध जो होते हैं वो हमारे समाज के अंतर्गत ही होते हैं। स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा जो हनन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, सामाजिक स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा बाधा पहुंचती है। गाँवों की बजाय शहरों में फिर भी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। गाँव में तो हर तरह के प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि गाँव में एक दूसरे को जानकारी ज़्यादा होती है, कौन व्यक्ति किसके साथ जा रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ घूम रहा है, इसके लिए उसके वहाँ घर पे जाके बात बताना, ये सभी स्वतंत्रता के अंतर्गत बाधक होते हैं। तो गांव स्वतंत्रता के दुश्मन होते हैं। गांव में स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध ज़्यादा लगता है शहरों की तुलना में। अब वो स्वतंत्रता हानिकारक है, लाभदायक है, वो अलग विषय है, लेकिन स्वतंत्रता के मामले में गांव ज़्यादा बाधक होते हैं शहरों की तुलना में। तो यानी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जाति, धर्म और लिंग आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना कौन सी स्वतंत्रता कहलाती है, सामाजिक स्वतंत्रता। अगला आता है आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में देखो, साधारणतः हम सोचते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता मतलब ये अंदाज लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, कोई भी आजीविका का साधन ग्रहण कर सकता है, उसको हम आर्थिक स्वतंत्रता बोलते हैं। जबकि आर्थिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से यह होती है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी होता है व्यक्ति की। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे हम। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र माना जाएगा। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जैसे रोटी यानी भोजन की व्यवस्था। भूखे व्यक्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता है, यानी यदि व्यक्ति भूखा है तो कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता दे दो से उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए व्यक्ति की, मूलभूत आवश्यकताओं में होती है ये। भूखे भजन होए ने गोपाला, ये लेते कंठी और माला, क्योंकि भूखा व्यक्ति कोई भी बात सोच नहीं सकता। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। यानी शिक्षा, जैसे व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की आज़ादी तो दे दी कि आपको अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ ही नहीं है व्यक्ति, शिक्षित नहीं है, तो विचार व्यक्त करेगा कैसे वो। तो इस प्रकार से शिक्षा की भी व्यवस्था होनी जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी वो विचार व्यक्त कर पाएगा, इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजकल नेट है, मोबाइल है, ये सभी मूलभूत सुविधाओं में शामिल हैं। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं पूर्ति होती है तब व्यक्ति को स्वतंत्र माना जाता है। यदि इनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो यानी आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये है। नकारात्मकता की बात करें तो हम स्वतंत्रता की, तब तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी अपने आजीविका के लिए कोई भी धंधा कर सकता है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता तभी है जब व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो,
तभी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र माना जाएगा, वरना तो कहाँ का व्यापार कर लेगा वो। जब रोटी की समस्या हो रही है तो व्यापार कहाँ से हो पाएगा। ये हो गई मुख्य रूप से इनके भाग, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं। एक होती है घरेलू स्वतंत्रता, हॉब्स के द्वारा बताई गई है कि घरेलू रूप से भी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। अब अगली हम चर्चा करते हैं इजाया बर्लिन। उदारवाद का जो स्वेच्छातंत्र का ये एक भाग है, श्रृंखला है, उसका ये विचारक है। उदारवाद में जैसे परंपरागत उदारवादी होते हैं, आधुनिक उदारवादी होते हैं, समकालीन उदारवादियों में जो इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी होते हैं वो उनमें शामिल है इजाया बर्लिन। इनके द्वारा अपनी बुक टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के ऊपर दो अवधारणाएं कौन सी हैं, उसमें स्वतंत्रता मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। ग्रीन ने भी, टीएस ग्रीन ने भी बांट दिया था, लेकिन इजाया बर्लिन ने मुख्य रूप से स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? नकारात्मक स्वतंत्रता। और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को मुख्य रूप से इजाया बर्लिन ने दो भागों में बांट रखा है। एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में होता क्या है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। व्यक्ति विवेक से जो चाहे वो कार्य कर सकता है, उसके ऊपर कोई राज्य के प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। अब इसको बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। जो भी उदारवादी व्यक्ति हैं, परंपरागत उदारवादी हैं, लोक है, बेंथम है, मिल है, इनके द्वारा, और ये जो इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी हैं ये इसके समर्थक हैं। इसमें बताया कि किसी प्रकार के व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अपना विकास स्वयं ही कर लेगा, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में इसके समर्थकों का कहना है कि ये व्यक्ति को स्वतंत्र से छोड़ने से वो अपना विकास नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को पूर्णतः खुला छोड़ दो, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसके विकास की जैसी परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति ये विकास कर पाता है, तभी व्यक्ति स्वतंत्र रह पाता है। व्यक्ति को यदि ऐसे बोल दिया कि आप जो चाहे कार्य कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है कि एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है, इसके नीचे मान लीजिए पेड़ के ऊपर कोई फल है, ये फल तोड़ना है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार तो बोल दिया कि जो चाहे चढ़ लो और इस पेड़ को, इस फल को तोड़ लो। नीचे कौन खड़े हैं? कुछ मछलियां खड़ी हैं, कुछ बंदर खड़े हैं, कुछ हाथी खड़े हैं, मेंढक खड़े हैं और जानवर जैसे बकरी खड़ी है। अब बोल दिया, सबको बोल दिया कि जो चाहे वो ये फल तोड़ सकता है। अब क्या सभी एक जैसे थोड़े होते हैं? यानी मछली और बकरी कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ पाएगी? तो ये जो फल होगा वो तो हर बार ये या तो बंदर खा जाएगा, या हो सकता है हाथी ऊपर से इसको तोड़ के खा ले। ये मेंढक, मछली और बकरियां ये तो इस पेड़ के ऊपर कभी चढ़ ही नहीं पाती हैं। कहने का मतलब है हर व्यक्ति की परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं। जो व्यक्ति पहले से गरीब है, पहले से दमित व्यक्ति है, वो जो जैसे गांव में के एक साधारण स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक दिल्ली की अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी की बराबरी कैसे कर सकता है? तो इसके लिए क्या किया जाए, पहले उस गांव के बच्चे को भी इस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध करवाएं ताकि वहां पर वो अंग्रेजी बोल सकें, सीख सकें और पढ़ने का एक अच्छा माहौल हो। क्यों? क्योंकि यदि गांव का अंदर जो विद्यार्थी पढ़ता है, जाने को स्कूल में जाता है, लेकिन सुबह शाम वो खेत में भी काम करता है, उसकी परिस्थिति अलग है। और जो दिल्ली की बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है या शहर कोई सा भी मान लो, उसमें बच्चा पहले स्कूल में जाता है, फिर लाइब्रेरी में पढ़ता है, शाम को फिर घर पे आके पढ़ता है, यानी उसका पढ़ने का तरीका अलग है और गांव के विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका अलग है। तो उसके लिए पहले गांव के विद्यार्थी को भी थोड़ा उस कंपटीशन में आए, ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी एक गुलाब के फूल को खिलने के लिए ऐसा नहीं कि बीज फेंकने से वो गुलाब का फूल खिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अच्छी ज़मीन की भी व्यवस्था करनी होती है,
पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, धूप की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसको बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। ऐसे खुला छोड़ने से ही स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता का मतलब केवल खुला छोड़ना ही नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति को खुला छोड़ने से स्वतंत्रता नहीं होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में तो कोई भी आके इस फल को तोड़ ले, सभी समान हैं, लेकिन अपन को पता है सभी को कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होती हैं, सभी की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इस वजह से जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह इस सकारात्मक स्वतंत्रता के तहत ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह होती है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। अगली बात, जे.एस. मिल की बात करें। जॉन स्टुअर्ट मिल। देखो, मिल नाम सुनते ही अपने मन में आता है कि ये मिल कोई अपने आसपास का कोई गांव का, कोलिडा गांव में है ज़्यादा मिल, तो हो सकते हैं अपने विचार हैं कि ये कोलिडा से कोई गया होगा। वैसे ब्रिटेन का व्यक्ति है, कोलिडा से इसका कोई संबंध नहीं है। जे.एस. मिल, इनके द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति के पास में दो प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इनकी बुक है ऑन लिबर्टी, 1859 में इनके द्वारा छापी गई है, ऑन लिबर्टी। ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 में इनके बुक में लिखा हुआ है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक होनी चाहिए कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए कार्य की स्वतंत्रता। जे.एस. मिल ने बताया है, मिल शुरुआत में नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन बाद में समय और परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे इनके विचारों में कुछ चेंज आया है और ये सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में बातें भी लिख रखी हैं। इन्होंने बताया है कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो किसी भी प्रकार की प्रतिबंधों में नहीं होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए इसमें। यह बात जे.एस. मिल के द्वारा कही गई है। दूसरी स्वतंत्रता है कार्य की स्वतंत्रता, व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता। अब कार्य दो प्रकार के होते हैं। मिल ने कार्य दो प्रकार के बताए हैं। एक तो होते हैं स्वयं से संबंधित कार्य, स्वयं संबंधित कार्य, स्व विषय कार्य, और एक होते हैं पर विषय कार्य। स्व विषय कार्य यानी इसको दूसरा स्व संबद्ध भी बताया गया है, स्व संबंधित, और यह है पर संबद्ध, यानी खुद से संबंधित कार्य और दूसरे से संबंधित कार्य। कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुद से संबंधित कार्य होता है और एक दूसरे से संबंधित कार्य होते हैं। स्वयं संबंधित कार्य होते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? पूर्णतया स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वयं से संबंधित जो कार्य हैं उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर जो पर विषय कार्य होते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं हानि का सिद्धांत। कौन सा बोलते हैं? हानि का सिद्धांत। पर विषय कार्य से संबंधित होता है हानि का सिद्धांत। देखो ये काफी बार पूछी चीजें हैं, इनको समझ लें। पर विषय कार्य कौन से होते हैं, स्व विषय कार्य कौन से होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने रूम में बैठ के और ईयरफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर यदि कोई म्यूजिक सुनता है, संगीत सुनता है, तो उसको पूरी आज़ादी है कि जितनी आवाज़ में बजाएं वो बजा सकता है।
कान फूटेंगे तो उसके फूटेंगे, दूसरे को राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी सब विषय कार्य के अंतर्गत बताया गया कि व्यक्ति खुद से संबंधित है, खुद से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, उससे दूसरे को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है, तब वो व्यक्ति कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कोई व्यक्ति रूम के अंदर बैठ के धूम्रपान कर रहा है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर विषय कार्य कब है? यदि वही व्यक्ति संगीत सुनना चाहता है लेकिन तेज आवाज में सुनना चाहता है, जैसे गांव में डीजे बजा रहा है जोर जोर से और लोगों की नींद में खलल पैदा कर रहा है, तब राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। यानी व्यक्ति अपने तक सीमित है, तब राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यदि वो दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, उसकी वजह से दूसरे को हानि होती है, हानि का सिद्धांत का मतलब व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होती है, तब राज्य उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। खुद अपने रूम में बैठ के संगीत सुन रहा है तो कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन वही व्यक्ति जब डीजे पर जोर जोर से आवाज करके तेज आवाज में संगीत बजाएगा तो राज्य उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। क्यों? क्योंकि उससे दूसरे व्यक्तियों को हानि हो रही है। तो इस प्रकार से सब विषय कार्य के ऊपर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र होता है, लेकिन जब पर विषय कार्य होते हैं तो उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको बोलते हैं हानि का सिद्धांत। विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है, इसमें किसी प्रकार का व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। कार्य की स्वतंत्रता है, उसमें सब विषय कार्य है, तब उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति पर विषय से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह बात लिखी हुई है J.S. मिल की बुक ऑन लिबर्टी में। ये कुछ बातें मुख्य मुख्य हैं। अब जब आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं ये। दक्षिण अफ्रीका, इनकी जीवनी लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक बहुत ही मोस्ट है, काफी एग्जाम में पूछी जा सकती है, कई एग्जामों में पूछी हुई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनके अंतर्गत इनकी जीवनी का वर्णन किया गया। ये दक्षिण अफ्रीका को जो गुलामी से मुक्त कराने के लिए बहुत ही संघर्ष किया हुआ व्यक्ति है। एक तो नेल्सन मंडेला और एक है म्यांमार के आंग सान सू की। आंग सान सू की ये है म्यांमार के, म्यांमार जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्मा जिसको बोलते हैं। इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी ये दोनों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इन्होंने 28 वर्ष जेल में बिताए। कितने वर्ष बिता दिए? 28 वर्ष जेल में बिताए देश की स्वतंत्रता के लिए। अपने यहाँ 1 घंटे लाइट चली जाती है रात को, तब मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी हो जाती है कि ये मुख्यमंत्री तो खराब है। और इन्होंने 28 वर्ष तक जेल में संघर्ष किया है देश की आज़ादी के लिए। इसी प्रकार से म्यांमार में सैनिक शासन के विरोध में आंग सान सू की के द्वारा भी काफी विरोध किया गया है। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से आज़ादी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है। यह है 1990 में और यह है 1995 में। ये दोनों बुक ही मोस्ट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ये इनके द्वारा भी इसके अपने घर के अंतर्गत ही इसको नज़रबंद रखा गया। इनका जो बच्चे और हस्बैंड थे वो विदेश में ब्रिटेन में रहते थे, वहाँ पर इनके कैंसर से बीमारी हो गई थी इनके हस्बैंड को, उनसे मिलने भी नहीं दिया गया इनको। इस प्रकार के संघर्ष करते स्वतंत्रता प्राप्त की है लोगों ने। ऐसे सोचने में तो देख लेते हैं कि हमारे देश में आज़ादी इसी प्रकार से मिल गई, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी होती हैं उनके द्वारा बहुत ही संघर्ष किया हुआ जाके। अभी फ्रीडम फ्रॉम फियर एक बुक आती है एरिक फ्रॉम की है, फियर ऑफ फ्रीडम, उसकी भी बात कर लें। कुछ बुक्स हैं एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं।
एरिक फ्रोम, इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, और ये है फियर ऑफ फ्रीडम। फियर ऑफ फ्रीडम। और एक बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। ये दो बुक इनकी है। इज़ाया बर्लिन की हैं दो बुक्स, वो भी आपको याद करनी है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फॉर एसे ऑन लिबर्टी। और एक अमर्त्य सेन की बुक भी है जिसमें डेवलपमेंट एज फ्रीडम के रूप में उनकी बुक है। और एक बुक है एफ ए है की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये स्वतंत्रता के जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमने आज चर्चाएं की हैं। हो सकता है इसमें कोई आगे और जो भी मुख्य बात होगी वो अगले वीडियो में और बताई जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।